हेलो दोस्तों। देखिए हम लोगों का हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन की बात कर रहे थे और एनसीईआरटी डिस्कशन में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ ली थी। सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला एनसीईआरटी डिस्कशन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने क्या बात की मैं आपको बताऊं। तो हम लोगों ने बात की थी दैट इज़ अबाउट वी कैन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल की बात की थी और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की। ठीक है। अब देखो इससे आगे हम लोग चलेंगे। मैं आपके सामने बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ एनसीईआरटी का, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये अपना ये वाला पेज कंप्लीट, ये भी कंप्लीट सर, ये भी कंप्लीट, ये पेज भी कंप्लीट हो गया था। इसकी बात कर ली थी, फिर हम लोगों ने ये भी कर लिया था। फिर ये हमें स्टार्ट करना था कहाँ से सर, ये oogenesis से। ठीक है, तो oogenesis वाले पोर्शन से हमें स्टार्ट करना था। तो मैं यहाँ पे जो है oogenesis वाले पोर्शन से अभी शुरू करने वाला हूँ, जो आपका टॉपिक है। तो आ जाते हैं, क्या है भाई। पहली बात तो सर, लाइन टू लाइन अगर हम चलें सर, द process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। बोल रहा है जो मैच्योर फीमेल गेमेट है उसके बनने की प्रोसेस को पूरा क्या बोल रहे हैं, oogenesis। सर पहली बात तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मैच्योर फीमेल गेमेट आप कह रहे हो, किसको कह रहे हो। हम कह रहे हैं जो ओवम बनेगा। सर ओवम कहाँ बनता है, ओवम बनता है फेलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म का कांटेक्ट आएगा, ठीक है, और स्पर्म अपना एक सेंट्रियोल देगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो सर जो ओवरी में बनता है वो क्या होता है, सर ओवरी में बनता है उसको आप बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। और यही रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में। और जब स्पर्म का कांटेक्ट आएगा तो हमने पढ़ा था इसका मियोसिस सेकंड होता है, और ये पहले तो ऊटिड और बाद में मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है। तब ये स्पर्म से फर्टिलाइज होगा और यहाँ पे बनेगा स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज साइगोट। ठीक है भाई, डन। तो पहली चीज तो यही कि सर आपने कहा, क्या बोला कि भाई जो प्रोसेस मैच्योर फीमेल गेमेट को बनाएगा वो oogenesis, और इसने ये बोल दी कि भाई ये चीज कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है जी। फिर ठीक है भाई। अब सर oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth। भाई इसका मतलब मुझे क्या समझना है, तो इसका मैं मतलब समझता हूँ पहले कि सर क्या बोल रहे हो आप। ये कह रहा है कि जो फीमेल फीटस होती है,
फीटस, फीटस मतलब बिफोर बर्थ। तो उसकी बॉडी में जो ओवरी होती है, 2 ओवरी होती हैं, तो उसकी बॉडी में जो ओवरी है, जितने उगोनिया बनने हैं उसी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन जाते हैं। क्या कहा? मिलियन गेमेट मदर सेल्स, गेमेट के मदर सेल जिसको गोनिया बोल रहे हैं, ये इसी लाइफ में बन जाएंगे फीमेल फीटस के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब ये फीटस का वीकेंड से बर्थ होगा, बर्थ के बाद नो न्यू उगोनिया फॉर्म्स, कि सर बर्थ के बाद एक भी नया उगोनिया ऐड नहीं होगा, बोला ना, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब जितने बनने होंगे उगोनिया बन जाएंगे। तो एक तरह से जो ये oogenesis का प्रोसेस है, तो सर ये कब स्टार्ट हो गया फीमेल में? सर फीटल लाइफ में। ठीक है, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, एक ही बात है। ठीक है भाई, डन। आगे चले तो आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? These cells start division and enter into prophase first of the meiotic first and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte. ठीक है, जो है प्राइमरी oocyte अगर आप कहेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे भाई? प्राइमरी oocyte में अरेस्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझ लें, अरेस्ट का मतलब क्या है कि भाई जो उगोनिया है, उगोनिया मैच्योर होता है, थोड़ा डेवलप होके बनता है प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी oocyte का एग्जैक्टली कहाँ जाना होता है? मियोसिस फर्स्ट में। तो इस मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 की स्टेज में क्या होता है? टेम्पोरली कुछ टाइम तक ये क्या होगा? अरेस्ट हो जाएगा, और प्यूबर्टी के बाद आगे फिर इसकी सब कुछ चीज स्टार्ट होने वाली है, और वो फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, अरेस्ट खत्म होगा, और फिर वो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो तब तक ये अरेस्ट रहता है, प्यूबर्टी तक की बात कर रहा हूं मैं। देन उसके बाद देखो और क्या कह रहा है फिर आगे। फिर कह रहा है, यहां थोड़ा सा इसको यूज कर लेते हैं हाइलाइटर को। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बोल रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूं कि ये बोल रहा है, फिगर में देख लें भाई 2.7 में। तो अपने पास ये रहा जी फिगर 2.7, थोड़ा मैं इसको दिखा दूं आपको। दैट इज द फिगर 2.7 आपके सामने है, डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ ओवरी। तो ओवरी का जरा फिगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि सर वो एक्चुअली बात कर रहा है कि ये सारे देखो, ये पड़े हुए ये सारे उगोनिया हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सर ये बना प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनाना। इस प्राइमरी फॉलिकल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको अगर स्ट्रक्चरली आप जाओगे, कैसा बोल रहा है वो कहने को कि सर एक प्राइमरी oocyte बनेगा, गेमेट, और उसके बाद वो प्राइमरी oocyte जो है पूरा एक लेयर ऑफ सेल से सराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये गेमेट है, इस गेमेट को तो मैं बोल रहा हूं प्राइमरी oocyte, जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया है फीमेल गेमेट इमेच्योर। सर लेकिन जो इसके ऊपर ये पूरी कवरिंग लगा के आ गया, इसको क्या बोला जा रहा है? इसको बोला जा रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर फिर तैयार हुआ, ये
पूरा इन दोनों के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बुला रहे हैं कि भाई साहब हम इस स्ट्रक्चर को बुलाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, यही समझाने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और वापस आ जाता हूँ मैं पॉइंट पे दोबारा जो हम पढ़ रहे थे। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी उसको प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे। क्या बोल रहा है, ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पढ़ लिया, फिगर 2.7 में आ गए। फिर आइए, फिर क्या बोल रहा है वो कि भाई a large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। ठीक है, बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान इसमें से बहुत सारी ये फॉलिकल क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं। ओगोनिया भी बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट डिजनरेट हो जाते हैं। तो उसका आपको रीज़न अगर बोलेगा तो रीज़न उसका क्या होता है सर, प्यूबर्टी से बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक के पीरियड में सर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर इतना ध्यान होता नहीं है या इतना न्यूट्रिशन उन्हें मिलता नहीं है। तो जो ये मिलियंस ऑफ, क्या बोला इसने, जो मिलियंस ऑफ उगोनिया बने और ये प्राइमरी फॉलिकल वगैरह में डेवलप हुए, तो ये मिलियंस ऑफ उगोनिया में से बहुत सारे क्या हुए, इसने क्या कहा, डिजनरेट हो गए। ठीक है, और प्यूबर्टी पर एट प्यूबर्टी उस मिलियंस में से कितने बचे, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर ओवरी में सिर्फ 60 से 80,000 सिर्फ क्या बचे, फॉलिकल बने। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टर्म को आपको बता दूं कि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। मैं इसको यहाँ से सारा हटा के एक बार आपको समझा दूं कि अभी तक हमने क्या बात की कि भाई यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल क्या हुए, उगोनिया भी लिखा रहता है कहीं कहीं जगह, डिजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ प्यूबर्टी पर कितने बचे, 60 से 80,000 हर ओवरी में। ठीक है, अब जरा देखो बात समझते हैं कि भाई आपके पास एक प्रोसेस आएगी, उसको मैं बता देता हूँ। एक प्रोसेस आएगी, उसको बोला जाता है फॉलिकुलर अट्रेशिया। देखिए आप समझिए कि फीमेल में क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो तो एक मिनार्क बोला जाता है और एक बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक है, मेनार्क और मेनोपॉज दो चीज़ें बोली जाती हैं। तो मेनार्क और मेनोपॉज सर है क्या, कुछ नहीं है भाई। मेनार्क जब प्यूबर्टी पर पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो उसको बोल रहे हैं। कब होगी सर, एट प्यूबर्टी, मतलब फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। मेनोपॉज सर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये लगभग 45 से 55 ईयर्स ऑफ एज के बीच होगी फीमेल में। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्यूबर्टी को मान लेता हूँ 10 ईयर्स ऑफ एज और इसको मान लेता हूँ मेनार्क को 50 ईयर्स ऑफ एज में हो गया, तो एक तरह से एक फीमेल में टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 साल से शुरू हुई, 50 साल तक चली, मतलब सर 40 ईयर्स तक चली। और हर महीने एक ओवम जा रहा है, तो मतलब 12 इंटू 40 कुछ 480 प्राइमरी फॉलिकल या ओगोनिया मैच्योर है, ऑन एन एवरेज 500 मान लो। कितने में से सर, जो भी ओवरी में प्रेजेंट आपने बात की उनमें से 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल थे, उसमें से सिर्फ, और वो भी ईच ओवरी में लिखा है, तो हर ओवरी आपको पता हो तो 12 मंथ में अल्टरनेट चलता है, 6 मंथ एक ओवरी से, 6 मंथ दूसरी ओवरी से। मतलब अगर इस मंथ इस ओवरी से हुआ है तो दूसरे मंथ दूसरे से, ऐसे चलेगा ओवुलेशन वगैरह या पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक ओवरी से लमसम कितना मैं बोल दूं, 500, तो 250 के आसपास बस प्राइमरी फॉलिकल या ओगोनिया मैच्योर हुए पूरी लाइफ में, इधर भी लगभग। ठीक है, तो बाकी का क्या होगा, तो सर आफ्टर मेनोपॉज ये भी क्या होंगे, ओवरी के अंदर ही डिजनरेट हो जाएंगे। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सर
ये जो आप बोल रहे हैं, एक वर्ड आपने यूज किया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एटरेशिया। ये क्या चीज़ है सर? देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई a large number of these follicles degenerate during the phases from birth to puberty। ओगोनिया और फॉलिकल बहुत सारे डिजेनरेट हो जाएंगे बर्थ से प्यूबर्टी में, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सर उसके बाद जो ये बचे 60 से 80 हज़ार, इसमें से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज कितने हुए? सर 300 मान लो। ये भी तो बच गए फिर बाद में मेनोपॉज के। तो सर फॉलिकुलर एट्रेशिया का मतलब होता है डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स या ओगोनिया इनसाइड ओवरी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और ये 2 बार होता है, एक तो बर्थ से प्यूबर्टी के बीच, और दूसरा आफ्टर मेनोपॉज। तो ये ध्यान रखेंगे। डन। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या बात बोली जा रही है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है उसको देख लें। आगे कहा जा रहा है कि यहां से आगे आ जाते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया भाई। फिर बोल रहा है द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थिका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। सिंपल बात है कि मैं अगर डायग्राम में इसमें दिखा दूं आपके सामने, जो ये डायग्राम है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इनकी अगर आप देखोगे बात, और इधर ये सेकेंडरी वगैरह देख रहे हो, तो भाई थिकनेस में फ़र्क है ग्रेनुलोसा लेयर की। तो सर सेकेंडरी फॉलिकल जो होंगे, चाहे ये हो चाहे ये, सर वो प्राइमरी फॉलिकल के मुकाबले इनकी जो लेयर्स वगैरह हैं उसका नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और साइज़ भी बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, यही बात बोली जा रही है। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है? The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum। ठीक है, जो है, और फिर क्या कह रहा है? द थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड आउटर थिका एक्सटर्ना। ठीक है, फिर आगे लिखा है it is important to draw your attention that it is at this stage that primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny polar body, figure 2.8। तो पहली बात क्या बोल रहा है ये कि इसको यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई जब ये सेकेंडरी फॉलिकल, देखो इन दोनों में ध्यान रखना कि सर जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल हैं, इसमें गेमेट होता है प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में जाएगा तब ये बनेगा सेकेंडरी oocyte में, और इसके साथ एक छोटी सी बॉडी बनेगी पोलर बॉडी, इसका साइज बड़ा बनेगा, इसीलिए अनइक्वल डिवीजन बोल रहे हैं। जब ये सेकेंडरी oocyte या मियोसिस 1 हो रहा होगा, उस दौरान ये सेकेंडरी फॉलिकल वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सर टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, और उसमें एक पूरा
न्यूट्रिशन फील्ड या फ्लूइड फील्ड पूरा स्पेस है आपके सामने, ये दिख रहा है पूरा, ये वाइट वाला पार्ट, इसको बोल रहे हैं एंट्रम। इसमें न्यूट्रिशन भरा होता है जो सेकेंडरी उस साइड को मिलने वाला है। वैसे इस न्यूट्रिशन का मैं नाम बता दूं, अपने यहाँ नहीं दे रखा है, लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है, लिक्वर फॉलिकुलाई इसका न्यूट्रिशन का नाम होता है। तो वो सेकेंडरी उस साइड को मिलेगा, आगे वो ग्रो करेगा, यही सब चलेगा, ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। फिर उसके बाद तो एंट्रम समझ में आया, फिर टर्शरी फॉलिकल और उसमें मियोसिस सेकंड हुआ, तो इसलिए वो यहाँ पे सेकेंडरी उस साइड का गेमेट बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, वो मैच्योर होगा और क्या बनेगा, एक दूसरी बॉडी में, उसको बोलेंगे ग्राफेन फॉलिकल। थोड़ा एंट्रम का साइज, न्यूट्रिशन का साइज और सेकेंडरी उस साइड वगैरह ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो रही होती है। तो मैं उस लाइन पे वापस आ जाता हूँ, क्या बोला जा रहा है। उसने कहा कि भाई सेकेंडरी फॉलिकल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शरी में, और उसके बाद एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी जिसको एंट्रम बोल रहे हैं, मैंने कहा लिक्वर फॉलिकुलाई। तो थिका लेयर जो होती है, देखो एक आउटर लेयर होती है थिका, फिर उसके अंदर होती है ये ग्रेनुलोसा वाली लेयर, फिर यहाँ कहीं सेकेंडरी उस साइट वगैरह होगा गेमेट। तो ये बोल रहा है जो थिका लेयर है ना भाई, ये ब्लैक वाली, ये लेयर दो में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको बाहर वाली को बोल रहे हैं थिका एक्सटर्ना, बाहर वाली को क्या बोल रहे हैं, थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड आउटर इंटरना लेयर, ठीक है, एक्सटर्ना लेयर, ठीक है। अंदर वाली जो है थिका इंटरना और बाहर वाली थिका एक्सटर्ना, उसके अंदर वो ग्रेनुलोसा सेल्स, अंदर वो गेमेट हो गया सेकेंडरी उस साइड। उसके बाद क्या आएगा, इट इज important to draw your kind attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। मैंने कहा ना कि जो प्राइमरी oocyte है जो कि प्रेजेंट है सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में, फॉलिकल कवरिंग है oocyte गेमेट है। जब ये टर्शरी फॉलिकल आएगा और ये थिका एक्सटर्ना इंटरना वगैरह डिवाइड होना शुरू होंगी, तब वो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ ज़्यादा अच्छे से, तो क्या मिलेगा आपको कि सर इसका ऑल ओवर साइज बढ़ेगा सबका ही, और जो ये सेकेंडरी oocyte अंदर बना रहा हूँ इसका भी साइज इंक्रीज कर जाएगा, और ये जो लेयर थी ये डबल लेयर हो जाएगी, और ग्रेनुलोसा वाली सेल्स तो हैं, और बीच में लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। तो ये मियोसिस 1 होगा, तो इस वाले को आप बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte और इसको बोल रहे हैं आप सेकेंडरी oocyte। अब यही रिलीज होगा, और जब ये डिवीजन होता है तो क्या बोल रहा है, टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी मिल रही है, ठीक है। इसको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, डायग्रामेटिक थोड़ा समझेंगे अच्छा समझ में आएगा कि आपके सामने ये पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पूरा डिवीजन है, तो ये था उगोनिया, फिर माइटोसिस हुआ तो इसने बहुत सारे क्या बनाए, प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो प्राइमरी फॉलिकल वगैरह आएगा। प्राइमरी oocyte उगोनिया से आया, देखो फॉलिकल जिसके अंदर ये प्रेजेंट है ये oocyte डायरेक्ट गेमेट है, ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गए ये, फिर ये प्राइमरी oocyte और थोड़ा डेवलप हुए और ये फाइनली ग्रो के बहुत सारे नंबर में आए। फिर मान लो ये बर्थ तक में ये हुआ, फिर प्यूबर्टी आई, तो प्यूबर्टी में क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte जो है एक कहाँ गया, डिवीजन में गया, तो इसका हुआ मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा, देखो एक बड़ी पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte में आया और साथ में छोटी सी पोलर बॉडी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और देखो यहाँ पे मियोसिस हुआ है, इसलिए देखो ऊपर यहाँ तक
चाहे इसमें बात करो या इन सब में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड थे। बट सर जैसे ही मियोसिस 1 हुआ तो क्रोमोसोम देखो हाफ हो गए, चाहे वो फर्स्ट पोलर बॉडी के क्रोमोसोम कहोगे 23 हो गए, चाहे सेकेंडरी ओसाइट के 23 हो गए। फिर ये आगे कब होगा, जब यहाँ पे स्पर्म का कांटेक्ट आएगा तब इसका ये क्या होने वाला है, मियोसिस सेकेंड। ये होगा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। और ये फर्दर अनइक्वल डिवीजन होगा। देखो ये डिवाइड हुआ तो एक छोटी पोलर बॉडी और साथ में मैच्योर ओवम आया। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई ड्यूरिंग oogenesis कितनी पोलर बॉडी बनेगी। तो सर एक पोलर बॉडी देखो ये बन गई और एक ये बन गई। और ध्यान रखना कि भाई ये सेकेंड ओगोनिया से लेकर पूरा सेकेंडरी oocyte तक ये तो होता है ओवरी के अंदर। बट सर सेकेंडरी oocyte से आगे यहां से लेकर ओवम ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, मतलब सेकेंड पोलर बॉडी भी ये बनेगा फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, मतलब मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि सर फर्स्ट पोलर बॉडी तो बनती है ओवरी में, पर सर सेकंड पोलर बॉडी बनती है फेलोपियन ट्यूब में आफ्टर कांटेक्ट विद द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब मोस्टली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही शेड आउट हो जाएंगे बॉडी से बाहर। मतलब ज़्यादातर जो oogenesis का प्रोसेस है, मोस्टली जो oogenesis का प्रोसेस है सर वो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहता है। फर्टिलाइजेशन हुई तो कंप्लीट। वहीं अगर मैं स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म वगैरह की बात करूं तो आपके सामने है, इक्वल डिवीजन ही चल रहा होता है और ये लास्ट में 4 स्पर्म बन के आ गए, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। और ये पूरी स्टेज अगर आप कहेंगे ये कुछ 60 से 65 डेज में हो जाती है और ये पूरा टेस्टिस में ही होगा। क्लियर है? तो ये इस पेज को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसी पेज पे आगे चलते हैं, उसके डायग्राम को ही समझेंगे। तो ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग इसको पहले रीड कर लेते हैं फिर डायग्राम को देखेंगे कैसे क्या बोल रहा है। क्या लिखा है, सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब ये बोल रहा है कि सर जब ये यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये प्राइमरी oocyte जब डिवाइड हुआ तो जब डिवीजन में इसका सारा न्यूट्रिशन इसी को मिल गया और इसमें कुछ नहीं गया, तो इसके पास सारा न्यूट्रिशन आ गया। ऐसे ही आगे भी होगा, ये डिवाइड हुआ तो यहाँ न्यूट्रिशन नहीं गया, सारा इसके पास चला गया, ताकि वो आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके ना। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? यस, एडवांटेज है सर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte वगैरह हैं वो इम्प्लांटेशन से पहले तक न्यूट्रिशन देना पड़ता है उन्हें। भाई फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 7-8 दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन में, तब जाके वो यूट्रस की वॉल पे अटैच होता है, तब और कुछ 2-3 दिन लग जाते हैं प्लेसेंटा बनने में, तब उसके बाद न्यूट्रिशन मिलेगा ना। तो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ऑलमोस्ट 10 दिनों तक जाइगोट में पूरा न्यूट्रिशन किसका होगा, यानी सेकेंडरी oocyte और ओवम का होगा, तो वो मेंटेन करने के लिए नॉरिशमेंट चाहिए ना, इसलिए साइज बड़ा होगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। फिर है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? देखो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी है अकॉर्डिंग टू द रूल नॉर्मली कि भाई अगर मियोसिस 1 हुआ है तो इसका भी मियोसिस 2 होना चाहिए। कई बुक बताती है मियोसिस 2 होके भी पोलर बॉडी बना देता है, जिससे होगा क्या कि 3 पोलर बॉडी रिजल्ट आती हैं। बट अगर हम लॉजिकली देखें तो इसके पास सर न्यूट्रिशन भी कुछ नहीं है, ना ही साइज है, तो ये डिजनरेट होगी। ठीक है, तो डिजनरेट होगी, इसका आंसर आएगा डिजनरेट। एट फर्स्ट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल, मैंने जैसे कहा कि टर्शरी फॉलिकल जो है यहाँ एक मैच्योर फॉलिकल में डेवलप होके आएगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा फिगर आपके पास, ये 2.7 का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सेकेंडरी oocytes
form a new membrane called zona pellucida surrounding it. The secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida surrounding it. ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो यहाँ पर एक नई लेयर आएगी ओवम के ऊपर जोना पेलुसिडा की, ओके, कवरिंग है। और उसके बाद क्या होगा, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एवुलेशन। उसके बाद देखो ये ग्राफियन फॉलिकल आगे क्या हो रहा है आपको दिख ही रहा है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करेगा, रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को कहेंगे ओवुलेशन। और ये रिलीज होके कहाँ गया सर, ये जाएगा साहब, जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और बाकी फिर ये आगे किस में चेंज हो जाएगा, एक येलो कलर की बॉडी में, उसको बोल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो न्यूट्रिटिव होता है, येलो कलर का इसीलिए, और साथ में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट द डिलीवरी या प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा डिलीवरी के टाइम पर, क्योंकि ये रिलीज कर रहा होता है एक हार्मोन रिलैक्सिन, इसको प्लेसेंटा भी रिलीज करते, तो इसलिए इसको बचाना जरूरी होता है, ये पूरी प्रेगनेंसी में मेंटेन रहता है इसीलिए। उसके बाद जो है अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम एंड आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिजनरेट, और डिजनरेट होने के टाइम पर ये एक येलो कलर वाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकन, और फाइनली वो बॉडी डिजनरेट हो जाएगी, नॉन न्यूट्रिटिव होती है, और फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर और नई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, और देखो ये पूरी जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ओवरी में दिखा रही है ये पूरी जो लेयर है, तो ओवरी का आपको अगर पता हो तो ये अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेडुला रीजन, और ये बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कोर्टेक्स, ओवेरियन कोर्टेक्स, और ये ओवेरियन मेडुला। तो पूरा फेज अगर आप देखो कहाँ चल रहा है, ओवेरियन कोर्टेक्स में दिख रहे हैं सारे, मेडुला में नहीं है सर, न्यूट्रिशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, और साथ में जो ये पूरी पाइप है जिसके अंदर आपको दिख रहा है ये ब्लड वेसल भी जा रहे हैं, ये पाइप इसको कनेक्ट करती है ओवरी को यूट्रस की वॉल से। ठीक है, इसको हमने नाम पढ़ा था लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं मीजोवेरियम, लिगामेंट को मीजोवेरियम, और इसमें ब्लड वेसल्स हैं, दिख रहा है आपको, रेड वाली आर्टरी होगी और ये वाली वेन होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, ताकि इस प्रोसेस को करवाने में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा सप्लाई हो सके मदर बॉडी से। डन भाई, ओके, चलें इसमें आगे। चलिए, तो बाकी ये फिर अपने सामने दिख ही रहा है आपको कि भाई ये आपका ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का फेज है, ये पूरा oogenesis का फेज है, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। ठीक है, इसके बारे में और हमें ज़्यादा करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे अपनी एनसीईआरटी कम बताती है, फिर भी बता देता हूँ मैं। जब ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में आ रहे होंगे तो वहाँ एक सेल अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में, उसकी डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, थोड़ा डिवीज़न रुक जाता है कुछ देर के लिए, तो उसको बोल रहे हैं सेल अरेस्ट, कुछ टाइम के लिए, सॉरी। उसके बाद जब ये सेकेंडरी oocyte ओवम में आता है तो उस दौरान जब तक स्पर्म का कांटेक्ट नहीं आएगा, मियोसिस सेकंड नहीं होगी, तो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होता है। आपसे क्वेश्चन है मेटाफेज सेकंड में क्यों होता है सर? मेटाफेज सेकंड में आपने पढ़ा हो तो वो क्रोमोसोम होते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए एनाफेज में स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत है, सेंट्रियोल की ज़रूरत है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं यहाँ पे कि सर ये जो सारे कंटेंट आपने यहाँ लिखे हुए हैं, मेंशन है, तो इसमें उगोनिया के पास अपना सेंट्रियोल होता है, यस। प्राइमरी oocyte के पास अपना सेंट्रियोल है, यस। सेकेंडरी oocyte के पास अपना सेंट्रियोल है, नो। ओवम के पास अपना सेंट्रियोल है, नो। जाइगोट के पास अपना सेंट्रियोल है, नो। तो सेकेंडरी oocyte को मियोसिस सेकंड करने के लिए, उसमें मेटाफेज सेकंड करने के लिए स्पर्म के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होगी।
तो आएगा तभी वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर आगे प्रोसेस चलती है। ओवम का भी सेंट्रियोल नहीं होता है, तो वो भी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के भरोसे, और जाइगोट भी अपना पहला क्लीवेज के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के भरोसे। मतलब अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि सर अगर कोई आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सेकेंडरी oocyte ओवम और जाइगोट में अपना खुद का सेंट्रियोल होता है, तो आपका आंसर आएगा नो। ठीक है, तो आपको पता है ओवम ही जाइगोट होता है एक तरह से, उस स्पर्म का बस न्यूक्लियस आता है, और फ़र्क ये होता है कि ये सेकेंडरी oocyte और ओवम ये हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है क्योंकि स्पर्म का कांटेक्ट आ गया था इसके साथ। ठीक है, और आपको कई बार वर्ड भी लिखा हुआ आता है, ओवम को लिखा रहता है अनफर्टिलाइज्ड एग, और जाइगोट को लिखा रहेगा यही फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो ये अपना पूरा क्या हुआ कंप्लीट। ये इसके अंदर फीमेल का ओजेनेसिस। थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलमोस्ट मैंने वैसे थोड़ा बहुत आपको रफली एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी इसमें हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। चलो इसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसमें ग्राफ वगैरह हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो इसलिए इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, वैसे कितने पेज रहे हैं अगर हम देख लें। ठीक है, 4-5 पेज अभी रहते हैं, तो लेकिन इसको बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ओवर। ठीक है, आज के लिए इतना मुझे लगता है बहुत है। इसको थोड़ा आप पढ़ेंगे तो स्टे ट्यून्ड फॉर बायोलॉजी। ठीक है, एलियम बायोलॉजी। डन। ओके, तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ज़रूरत है जिसको उसको भेज दें। काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी डिस्कशन चलेगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे। अभी थोड़ा स्पीड स्लो है, धीरे धीरे हम फास्ट भी कर लेंगे। फिर एक चैप्टर को होपफुली मैं 3-4 घंटे में कंप्लीट करके डालने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से कम कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।